स्पीड है बहुत ही ज्यादा होती है। यहाँ पे मैक्सिमम जो स्पीड है ट्रेन की कितनी होती है? हाँ 200 के आसपास। ओके, वहां पे 600 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 200 किलोमीटर के आसपास जाता है तो व्हील अपने आप लिफ्ट हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा, जैसे प्लेन टेक ऑफ करता है तो वो बिल्कुल बंद हो जाता है, बिल्कुल उसी मैनर में वो जितने व्हील्स है वो लिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। वो लिफ्ट हुए, उसके बाद वो सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक रिपल्सन की वजह से होती है। ओके, मैग्नेट को अब कोई भाई मैग्नेट में चला ना, कोई रिपल्सन नहीं मिल रहा, मतलब जब 200 किलोमीटर की स्पीड से वो ट्रेन जा रही होती है उस वक्त उसका व्हील अपने आप लिफ्ट हो जाता है और फिर वो किस पे मूव कर रहा होता है? मैग्नेट के ऊपर, ठीक है, एयर में मूव कर रहा है। ऐसे समझो कि वो हवा में उड़ रहा है, इसलिए उसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है 600 किलोमीटर पर। रिलेशन बिटवीन डिफरेंट मैग्नेटिक वेक्टर्स, लाइक कौन कौन से वेक्टर्स? वेक्टर बी, वेक्टर एच, वेक्टर, इनके बीच में रिलेशन पढ़ने जा रहे हैं, सबके अलग अलग नाम हैं। पहला पढ़ेंगे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, पहला पढ़ेंगे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। बहुत ही ध्यान से पढ़ना, हर साल एक क्वेश्चन आता है और बच्चे नहीं कर पाते, ठीक है, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट है और वो पढ़ते नहीं घर पे जाके और यहाँ पे ध्यान नहीं देते। वो मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटाइज्ड फील्ड के बीच में कंफ्यूज रहता है, मतलब एच और आई के बीच में कंफ्यूजन रहता है, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, किसी एक्सटर्नल फील्ड में, इधर ध्यान देना, किसी भी ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन कोई मैग्नेटाइज करने वाला होगा तभी तो मैग्नेटाइजेशन होगा। कोई भी चार्ज इंड्यूस का होता था जब कोई इंड्यूसिंग एजेंट होता था, तो इंड्यूस करने वाला होता था। एक होता था इंड्यूसिंग चार्ज और एक होता था इंड्यूसर, है ओके। आपको याद है इस शेप को कैसे चार्ज किया था? पहले हमने क्या किया, इस एटम क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। हमने क्या किया, ग्लास रॉड को लेके आया, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड को लेके आया, ठीक है। जैसे इसके पास लेके आया स्फीयर के पास, तो ये किसको अट्रैक्ट करेगा? पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करेगा? सारे नेगेटिव चार्ज एक साइड आ गए, ठीक है, ओके। और पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? रिपेल करेगा, ठीक है, ओके। फिर हमने क्या कर दिया बताओ? अर्थ, अर्थ में एक्सेस चार्ज चला गया पूरा। फिर मैंने अर्थिंग पहले किया था, बाद में किया था, अभी अर्थिंग किया है, ठीक है। अर्थिंग किया तो ये एक्सेस चार्ज था कुछ भी बाद में, पहले, अभी इसको मैंने अर्थिंग किया हुआ है, ठीक है। तो कौन सा चार्ज फ्लो करेगा? इसको अभी भी ये पकड़ के रखा हुआ है, ठीक है, अट्रैक्ट करके रखा हुआ है, तो ये बाकी चार्ज जो है फ्लो हो जाएंगे। समझ पा रहे नहीं है? ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को भी पकड़ के रखा हुआ है। ये जो एक्सेस पॉजिटिव, ये जो पॉजिटिव चार्ज इधर पोलराइज हुआ है, इसको ये कहां सप्लाई कर देगा? ग्राउंड में, ठीक है। जैसे ग्राउंड में सप्लाई किया, फिर मैंने क्या किया, अर्थिंग को कट कर दिया, अर्थिंग को कट किया और इसको भी हटा दिया, तो हमारा जो स्फीयर था वो कैसा चार्ज हो गया था? नेगेटिव चार्ज। याद आया? अच्छा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्यों आया? इसने इंड्यूस किया ना, इसके इंडक्शन या अट्रैक्शन की वजह से चार्ज है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे देखो, मैग्नेटाइजेशन क्यों होगा? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आप देखो, वो नेल्स लिया था उसने और छोटे छोटे वो क्या थे, उसको पिन बोलते हैं, वो अट्रैक्ट हो रहे थे, है ना। उसने मैग्नेट लगाया, मैग्नेट को हटा भी दिया, फिर भी उसके पास क्या था? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी था, फिर भी वो पिन्स अट्रैक्ट बोलते हैं, अट्रैक्ट हो रहे थे, मतलब उसके अंदर क्या गई? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो किसी भी सब्सटेंस को एक्सटर्नल फील्ड में रखा आपने, उसके अंदर कितना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आया, उसी को मेजर करने का तरीका क्या है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। समझ में आया? किसी मेटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा, उसके अंदर कितना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आया या कितनी हद तक वो मैग्नेटाइज हुआ, उसी को मेजर करने का तरीका क्या है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। समझ गए? ये तो एक लाइन लिखवा दिया, उसको बिल्कुल डिटेल में समझिए। सॉलिनॉइड ये वायर हमने इसके ऊपर माउंट कर दिया और वायर में करंट इस डायरेक्शन फ्लो हो गया, ठीक है।
इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। अगर करंट इस डायरेक्शन फ्लो हो रहा है तो फिंगर को कर्ल करोगे तो हमका डायरेक्शन क्या दे देगा? मैग्नेटिक फील्ड। अभी बताओ मैग्नेटिक फील्ड, ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ, ये क्या है? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये जो सॉलिड अर्थ में जो मैग्नेटिक फील्ड है उस डायरेक्शन में है। अब इसके अंदर कोई मटेरियल नहीं रखा है, एयर कोर, कोई भी मटेरियल नहीं रखा है इसमें, ठीक है। जैसे ही इसके अंदर मैं मटेरियल रखता हूं, मान लो कोई भी मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस रख देता हूं, चलो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ये कौन सा मटेरियल है? फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आएंगी, अब ये मटेरियल को मैंने कहां रख दिया है? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। इसमें अब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आएंगी। ये मैग्नेटाइज होगा कौन सी डायरेक्शन है? इन द डायरेक्शन ऑफ। अब जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आएगी क्या? है ना? ओके, समझ पा रहे हैं? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन यही थी, और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में जो मैग्नेटाइजेशन हुआ वो भी इसी डायरेक्शन में अलाउड मैग्नेटिक फील्ड। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा अगर मैं बोलूं साइड तो? एक तो खुद का एक्सटर्नल था, एक मैग्नेटाइज हो गया, इंक्रीज हुआ ना। एयर कोर में क्या था? कम था, अभी इंक्रीज हो गया। अच्छा ये बात बताओ, जब ये एयर कोर था तब मैं पूछता इसमें बताओ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड क्या? म्यू नॉट n into I, n क्या होता था? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पहले नहीं था, नेल्स भी ऐसे रखा हुआ था। देखो उसने जब नेल्स का एक्सपेरिमेंट कराया था, आप लोगों ने स्कूल में एक्सपेरिमेंट किया होगा, और रॉड लेते थे, ओके, इन स्कूल क्लास 10 में अब तो एक्सपेरिमेंट करा हो, रॉड के ऊपर क्या करते थे? वायर को बाउंड कर देते थे और करंट को फ्लो कराते थे, ठीक है। और फिर इसके बाद जो छोटे-छोटे मेटालिक पार्टिकल या पिंस लेके आते थे, तो क्या हो जाते थे? अट्रैक्ट हो जाते थे। कैसे? वो क्या बन गया? इलेक्ट्रो, क्या बन गया वो? इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया, ठीक है। सिमिलर मैनर। और कैसे बना? पहले तो कुछ नहीं होता था, पहले टेप रखा हुआ था, इधर टेप रखा हुआ, अट्रैक्ट नहीं हो रहे। अब क्या हुआ कि अट्रैक्ट हो, इसके अंदर क्या आ गया? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गई। कितना मैग्नेटिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आई, उसी के मेजर करने का तरीका क्या है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। तो कैसे बोलोगे? किसी मटेरियल को जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा, उसके अंदर कितना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आया, उसके मेजर करने के तरीके को क्या बोलते हैं? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। लिख दूं ये हिंदी में? हिंदी में लिख देता हूं, चलो ठीक, हिंदी में लिख लो, क्योंकि कंफ्यूजन बिल्कुल किसी को, जिसको जिस लैंग्वेज समझ आ रहा है, उर्दू में, अरबी में, जो भी है लिखो, ठीक। इस सोलेनॉइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा इस मटेरियल इनसाइड द सोलेनॉइड, म्यू नॉट n into I। n क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। I क्या है? करंट जो फ्लो हुआ है। I को हमेशा स्मॉल रखना है क्योंकि आपने कैपिटल I से डिनोट कर दिया इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ठीक। n क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक। और I क्या है? करंट। अच्छा तो देखो किसी सब्सटेंस को, ऐसे किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस, मैग्नेटिक सब्सटेंस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे लिखना बिल्कुल, किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर वह कितना मैग्नेटाइज हुआ, ऐसे लिखो, या तो वो कितना मैग्नेटाइज हुआ इसी के मेजर करने के तरीकों को क्या बोलते हैं? हाँ, कितना मैग्नेटाइज हुआ मतलब उसके अंदर कितने हद तक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। कितना मैग्नेटाइज हुआ उसको ब्रैकेट में लिख लो, उसके अंदर कितना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाओ, ऐसे लिखो, ब्रैकेट क्लोज, फिर स्ट्राइक कंटिन्यू करेंगे। कितना मैग्नेटाइज हुआ उसे मेजर करने का तरीका या चलो
इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन देखते हैं, ठीक है, ऐसे लिखो पूरा, क्योंकि ऐसा डिफिनेशन आपको मिलेगा नहीं कहीं, ठीक है, और यही है जो आपको अंडरस्टैंडिंग जनरेट करेगा, ठीक है, डेवलप करेगा अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर वो कितना मैग्नेटाइज हुआ, ठीक है, वो कितना मैग्नेटाइज हुआ, पहले कुछ भी नहीं था, पहले इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या थी, म्यू नॉट एन आई, फिर हमने मैग्नेटिक सब्सटेंस कौन सा है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, तो इसमें कितना मैग्नेटाइजेशन हुआ, उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। अब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को वेक्टर आई से डिनोट किया है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नेटिक फील्ड है, ये भी तो तरीके का फील्ड है और फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। आपने क्या बोला, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, यही है आपका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ये आई क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। वेक्टर एम क्या है, जल्दी से बताओ, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, V क्या है, वॉल्यूम, एसआई यूनिट बताओ, इसकी एसआई यूनिट क्या हो, एसआई यूनिट ऑफ हाँ बताओ, कोई बताएगा, हाँ तो क्या है, एम्पियर पर मीटर, ठीक है, एम्पियर पर मीटर, ठीक है। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई होप आप लोग समझ में आ गए हो। पहले एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड था, उसमें मटेरियल रखा, उसमें कितनी हद तक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आया, वो कितना मैग्नेटाइज हुआ, अच्छा मैग्नेटाइज हुआ ना, मतलब इसके पास अब एक मैग्नेटिक फील्ड आई, क्यों, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जब मैंने इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को रखा तो इसमें मैग्नेटाइजेशन हुआ, कौन से डायरेक्शन हुआ, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, कितना हुआ, हम लोग इंड्यूस्ड चार्ज निकालते थे, यहाँ पे क्या निकालेंगे, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, तो बताओ इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड ये था म्यू नॉट एन आई, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक कुछ इस तरीके से आता है, म्यू नॉट इनटू वेक्टर आई, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ठीक है, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, ये जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड आया इसकी मैग्नीट्यूड कितना है, इसकी वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट इनटू इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइज हुआ, मैग्नेटाइज होने के बाद क्या कर रहा है, ये फील्ड पैदा कर रहा है, इस फील्ड की वैल्यू कितनी है, ये फील्ड आया कैसे, इंड्यूस हुआ ना, ओके, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड कितना, म्यू नॉट इनटू वेक्टर। नेक्स्ट देखो दूसरा, अभी हमें वेक्टर ए के बारे में, सॉरी वेक्टर आई के बारे में क्लियर हो गया, अब दूसरा देखने जा रहे हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, वो क्या था, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, कोई भी मटेरियल जब एक्सटर्नल फील्ड में रखा तो कितना मैग्नेटाइज होगा, उसको मैग्नेटाइज करने वाला कौन है ना, अब उसकी इंटेंसिटी मेजर करने चल रहे हैं, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, इसको डिनोट करेंगे वेक्टर एक्स, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग, अपने पास सॉलिनॉइड्स, करंट कुछ इस तरीके से करंट चला, तो बताओ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, अब ये एयर कोड, एयर कोड का मतलब इनसाइड द सॉलिनॉइड कुछ भी नहीं रखा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ प्रेजेंट है, अब यहाँ हमने कुछ भी नहीं रखा, तो इसलिए मैंने क्या बोल दिया एयर कोड, अभी हवा है, ठीक है, तो यहाँ पे जो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड आएगा मान लो क्या आएगा, बी नॉट, उसको हम किसी डिनोट कर रहे हैं, बी नॉट से, म्यू नॉट एन इनटू ये आएगा, ठीक है। अब जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होता है उसको ऐसे डिनोट करते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड अपॉन म्यू नॉट के बराबर होता है, इसके बराबर होता है मैग्नेटिक फील्ड पर यूनिट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ये क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस,
ठीक है। किसी भी सब्सटेंस को, ये परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस मैंने कैसे डिफाइन किया था? क्या होता है परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस? हाँ, हाँ, रे ऑफ, क्या बोल रहे हो? हाँ, बताओ, चलो कोई बात नहीं, बताओ। किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल फील्ड में रखोगे तो सिर्फ फील्ड लाइन आएगी, फील्ड लाइन स्पेस में ट्रेवल करेगी। वो स्पेस कितना मैग्नेटाइज होगा, उसी के मेजर को क्या बोलते थे? परमिबिलिटी ऑफ स्पेस। वैक्यूम है तो परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, मीडियम है तो परमिबिलिटी ऑफ मीडियम। ठीक, तो बताओ एच क्या आएगा? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, जो फील्ड मैग्नेटाइज कर रहा है उसकी फील्ड इंटेंसिटी निकालने जा रहा है। अब यहाँ पे बी को वैल्यू पता है आपको, बी की एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या है? यहाँ पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन इनटू आई। अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ एच बराबर म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई म्यू नॉट से म्यू नॉट, तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या आया? एन इनटू आई। तो क्या मैग्नेटाइजिंग फील्ड सोर्स पे, क्या मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है? क्या नहीं, मैग्नेटाइजिंग फील्ड किस पे डिपेंड कर रहा है? नंबर ऑफ टर्न्स और करंट पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, इसकी भी जो यूनिट होगी कितनी होगी? तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। नंबर ऑफ टर्न, नंबर का कोई यूनिट होता है क्या? नहीं होता। 1 2 3 का कोई यूनिट नहीं, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट अपॉन में लेंथ आएगा, अपॉन मीटर, एम्पियर पर मीटर। इसकी भी जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है? एम्पियर पर मीटर, एम्पियर पर मीटर। अगर आपका आ गया n इनटू आई, इसकी यूनिट क्या आ गई आपकी? ऐसा यूनिट एम्पियर पर मीटर। अच्छा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड दोनों की इंटेंसिटी क्या है? सॉरी, यूनिट क्या है? सेम है क्या? एम्पियर पर मीटर। ये सोर्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है भाई, परमिबिलिटी मैंने क्या बोला? परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, किसी भी मटेरियल को आपने रखा एक्सटर्नल फील्ड में, ठीक है, उसमें कितना मैग्नेटाइजिंग फील्ड, कितना मैग्नेटाइजिंग, उसके मेजर को क्या बोलते हैं? फ्री स्पेस। ठीक है, मेरा परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या हुआ? n into i। it does not depend on it does not depend on it does not depend on source। ये सोर्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है। कौन मैग्नेटिक फील्ड लगा रहा है उस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। हाँ, इस पे डिपेंड कर रहा है। इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एंड करंट। ओके, इट आल्सो डिपेंड्स ऑन मटेरियल, डिपेंड्स ऑन मटेरियल। था, अब मैंने इस सॉलिनॉइड के अंदर या एक्सटर्नल फील्ड में एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, कैसा? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। बताओ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड किधर इंड्यूस होगा? जब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को रखेंगे तो इसमें भी एक इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड आएगा, ये मैग्नेटाइजेशन होगा इसका। ये बाहर वाला जो फील्ड है क्या है? मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, ये मैग्नेटाइज कर रहा है, इसमें मैग्नेटाइजेशन कौन सी डायरेक्शन होगा? इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ठीक है, तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है? इंक्रीज हो कितना? ये। अब जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड बी नेट, वो क्या लिखेंगे? इंक्रीज हुआ। अब मीडियम आ गया ना, अब ये एयरपोर्ट नहीं, अब मीडियम है। अब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आप लिखोगे नया, वो क्या आएगा? म्यू इंटू एन इंटू आई। क्या आएगा? पहले म्यू नॉट था जब एयरपोर्ट था, जब फ्री स्पेस था म्यू था। अब मैग्नेटिक फील्ड कितना? म्यू इंटू एन इंटू आई। ठीक है, और आपको पता है रिलेटिव परमिटिविटी कैसे डिफाइन करते थे? परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ, सॉरी, परमिबिलिटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। म्यू की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी? म्यू आर इंटू म्यू नॉट। ये लिखेंगे क्या? यहां पे मैं ऐसे लिख दूं तो बी बराबर म्यू नॉट इंटू म्यू आर एन इंटू आई। ये आ मैग्नेटिक, ये एन इंटू आई क्या है आपको पता है कुछ? सिंस एन इंटू आई क्या दिया हुआ है? एच, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, एन इंटू आई। तो यहां पे एच लगा दो, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा क्या ऐसे लिख सकता हूं? म्यू नॉट म्यू आर इंटू एच। ये क्या आया? मैग्नेटिक के फॉर्म में, वेक्टर के फॉर्म में लिखना हुआ तो ऐसे लिखूं क्या? वेक्टर बी नॉट बी नेट इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर इंटू वेक्टर।
ठीक है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या आया, म्यू नॉट इनटू म्यू। सारा खेल किसका है, ये जो मैग्नेटाइजिंग कर रहा है मैग्नेटाइजिंग फील्ड का, ठीक है। ये क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ये क्या है, नेट मैग्नेटिक फील्ड जो आया, और आई का था इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, कितना मैग्नेटाइजेशन हुआ, ठीक है। सारा खेल किसका है, ठीक है। आपने क्या लिया, सिलेंड्रिकल फ्रेम लेके आए, वायर को माउंट कर दिया, फेरोमैग्नेटिक मेटेरियल भी रख दिया, पूरा माहौल सेट किया, है ना। आपने करंट फ्लो नहीं करा, ऐसा कुछ पढ़ पाएंगे, कुछ नहीं पढ़ पाएंगे। करंट ही नहीं फ्लो करा तो एच ही नहीं आया, एच ही नहीं आया तो नेट मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं आया, ठीक है। क्योंकि H बराबर क्या है, n इनटू I, जब I ही 0 है तो H भी 0, जब H 0 तो ये पूरा 0। आप पूरा एकदम बिल्कुल सब कुछ करके बैठ गए n वक्त पे। नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या था, म्यू नॉट इनटू म्यू r इनटू n इनटू I, या म्यू नॉट इनटू म्यू r इनटू H, ठीक है। अब कंक्लूजन क्या निकल गया इसका, नेट मैग्नेटिक फील्ड, एक तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड था ही, एक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड आया, तो उससे क्या मिला, नेट मैग्नेटिक फील्ड, जो कि कितना था, म्यू नॉट इनटू म्यू r इनटू H, ठीक है। अब रिलेशन निकालने चल रहे कुछ, करंट इस डायरेक्शन को हो रहा था I, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा क्या, आपने इसमें रख दिया फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ये कौन सी डायरेक्शन मैग्नेटाइज हुआ, एक्सटर्नल फील्ड में आपने क्या रखा, इस डायरेक्शन मैग्नेटाइज होगा क्या, ये कौन सा मैग्नेटिक फील्ड हुआ, इंड्यूस। ये वाला जो ब्लू से मैंने बनाया क्या, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या एक्सटर्नल और ये है इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या लिखोगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्लस, प्लस क्यों किया, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में है, और वेक्टर सम है, वो तो डायरेक्शन ऐसे ही बता देगा, वेक्टर सम है ना। अगर मैं यहां पे डायमैग्नेटिक मटेरियल रखता तो अपोजिट टू द फील्ड मैग्नेटाइज होता, तो यहां पे वेक्टर सम क्या लिखते, वेक्टर सम तो सही हमेशा ये यूनिवर्सल, ये तो सच है ही, प्लस बी इंड्यूस किया है, एक्सटर्नल प्लस बी इंड्यूस्ड। ये वेक्टर सम क्या, वेक्टर भी क्या आता है, डायरेक्शन भी आता है, वो डायरेक्शन अपने आप बता देगा यहां पे, ठीक है। समझिए, अगर डायमैग्नेटिक मटेरियल होता तो इसका डायरेक्शन अपोजिट, अगर इसको मैंने प्लस आई के मान, सॉरी इधर माइनस आई के माना तो इधर प्लस आई, या अगर एक्सटर्नल फील्ड डायरेक्शन मैंने बोल दिया पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो इधर क्या हो जाएगा अपने आप नेगेटिव डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या आ गया, अगर मैं लिखना चाहूं नेट मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या है, म्यू नॉट इनटू n इनटू I, जब एयर फोर्स था मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, प्लस इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड क्या आया था, म्यू नॉट इनटू वेक्टर, इंड्यूस्ड किस मतलब मैग्नेटाइज हो ना, ओके। चलो n इनटू I क्या है, H, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या है, म्यू नॉट वेक्टर H प्लस म्यू नॉट वेक्टर, म्यू नॉट को कॉमन ले लो, वेक्टर I प्लस वेक्टर H, ऐसे लिख सकता हूं क्या, इनटू म्यू नॉट, ठीक है। आपने बी नेट निकाल रखा ऑलरेडी, म्यू नॉट इनटू म्यू आर आपने ऑलरेडी निकाल चुका है, सिंस आपको ये पता है नेट मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट इनटू म्यू आर इनटू n इनटू I, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं लिखूं म्यू नॉट म्यू आर n इनटू I इक्वल टू म्यू नॉट वेक्टर I प्लस वेक्टर, ऐसे लिख सकता हूं, कुछ रिलेशन यहां पे दिख रहा है, म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल, तो म्यू आर क्या आ गया, म्यू आर इनटू n I इक्वल टू वेक्टर I प्लस वेक्टर H, ऐसे लिखो, हाँ n इनटू I H हो जाएगा, म्यू आर वेक्टर H इक्वल टू वेक्टर I प्लस वेक्टर H। अगर मैं मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखता तो यहाँ पे वेक्टर हटा दो, ठीक है, क्योंकि वेक्टर से डिवीजन तो नहीं कर सकते ना, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, म्यू आर, ये तो वेक्टर के फॉर्म में, म्यू आर इनटू H इक्वल टू I प्लस H, ये क्या है, इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीट्यूड। अब यहाँ से मैं ऐसे तो लिख सकता हूँ म्यू आर इक्वल टू I अपॉन I प्लस H अपॉन में H। अगर मैं कोई बाहर मतलब ऐड करूँ H अपॉन H और I अपॉन H लिख सकता हूँ, ये कैंसिल, तो क्या आएगा 1 प्लस I अपॉन में H, तो जो रिलेटिव परमिएबिलिटी आया वो क्या है, 1 प्लस I अपॉन में H, और I अपॉन में H को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। कल हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, थोड़ा सा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद आपको 10 मिनट, ठीक, 5-10 मिनट का बस में।
दो सभी लोग, अभी लिखना मत करो। एक सिलिंड्रिकल फ्रेम लेके आया, सभी लोग इधर डालने, वायर को माउंट किया, करंट फ्लो कराया। तो आपको पता है ओस्टेन ने क्या बताया था, करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको पता थी कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। ये किसकी डायरेक्शन है? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ओके। फिर इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आपने एक मैग्नेटिक सब्सटेंस को रख दिया, उसमें क्या होगा, मैग्नेटाइजेशन होगा, वो अपनी तरह बनाना चाहेगा, ओके। आपका दोस्त आपको अपनी तरह बना लेता है ना, संगत का असर, ठीक है, इंड्यूस कर दिया आपको, ये भी मैग्नेटाइज कर दिया इसमें, आया है, पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा था। ये जो एक्सटर्नल फील्ड है इसमें बिल्कुल पढ़ाई लिखाई की बातें हो रही थी, है ना? तो ये भी कुछ ना कुछ पढ़ने लिखने लग गया, ओके। तो ये भी पढ़ने लिखने लग गया, मतलब इसमें भी कुछ प्रॉपर्टी आ गई मैग्नेटिक फील्ड की, मैग्नेटाइज हुआ, इसमें इंड्यूस हो। तो जब हमने एक्सटर्नल फील्ड में मैग्नेटिक मटेरियल को रखा, उसमें भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आई, और ये मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी आई है अलोंग द फील्ड होगी या अपोजिट टू द फील्ड होगी, ये किस बात पर डिपेंड करता है, मटेरियल कैसा है। अगर डायमैग्नेटिक मटेरियल होगा तो फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में, और पैरामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक है तो फील्ड कौन से डायरेक्शन में है। ये कौन सा मैग्नेटिक फील्ड है, न्यूज। अब फील्ड बढ़ गई ना, ओके, अब फील्ड बढ़ गई। पहले तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड था, आपने मटेरियल जैसे रखा तो फील्ड इनसाइड और बढ़ गई, कितना हो गया, वी न्यूज ओवर कर दोगे, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है क्या है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्लस, ठीक, समझ में आया। मैग्नेटाइज हुआ, ये मैग्नेटाइज करने के लिए कोई फील्ड होगा, इसके अंदर कितना मैग्नेटाइजेशन है, ये किस बात पे डिपेंड करता है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड कितना है, मतलब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, ओके। समझ गए कि नहीं? मैग्नेटाइज करने वाला जो है और जो मैग्नेटाइज हो रहा है, मैग्नेटाइज कितना होगा ये इस बात पे डिपेंड करता है मैग्नेटाइजिंग करने वाला कितना, ठीक है। जैसे मान लो मेरी बात को आप लोग, मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो मैग्नेटाइज करने वाला है वो जितना ज्यादा हो उतना ही ज्यादा मैग्नेटाइज होगा, ठीक है। मैग्नेटाइजेशन इसमें कितना होगा, जितना ज्यादा मैग्नेटाइजिंग वाला फील्ड होगा, ठीक है, समझिए इस बात को। तो आप यहां से क्या समझ पा रहे हो, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटाइजिंग फील्ड। जितना ज्यादा मैग्नेटाइजिंग फील्ड होगा उतना ज्यादा मैग्नेटाइजेशन होगा, ठीक है, या अपोजिट बोल सकते हो, ठीक है। जितना ज्यादा मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ऐसे बोल, जितना ज्यादा मैग्नेटाइजिंग फील्ड उतना ज्यादा मैग्नेटाइजेशन। अब ये प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे तो कोई कांस्टेंट आएगा, क्या है, बताओ, वही होता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। इंटेंसिटी, इसको हटाओगे तो आएगा एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। हाँ अभी अभी लिख रहे हैं स्पेलिंग अच्छे से, तो आप लोग थोड़ा सा इसको अरेंज करो फिर से। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाओगे तो क्या आएगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है सर, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है कोई भी मटेरियल कितना इजीली मैग्नेटाइज हो जा रहा है उसी के मेजर को या उसी के डिग्री ऑफ मेजर को क्या बोलते हैं सर, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। तो यहां से मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या आ रही है, आई अपॉन में एच, ये क्या है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के पास कोई यूनिट है क्या, यूनिट है नहीं, इसकी भी यूनिट एम्पियर पर मीटर है, इसकी भी यूनिट एम्पियर पर मीटर है, तो दोनों कैंसिल हो गए तो क्या होगा, नो यूनिट। अगर यूनिट नहीं है तो कोई डायमेंशन होगा क्या, वो भी नहीं होगा, नो डायमेंशन। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। और कुछ बात है, इट इज द, ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या है, इट इज द मेजर ऑफ अलग से लिखो या यहीं पे लिखो, यहीं पे लिखो, इट इज द डिग्री ऑफ measure which
magnetic substance which magnetic substance which magnetic substance can be magnetized, यहाँ पे लिखना उसके आगे can be magnetized in the external field. चलो लिखो, it is the degree of nature with which magnetic substance can be magnetized in the external field. जितना मैग्नेटाइजेशन होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड रहा होगा, या ऐसे कि जितना ज्यादा मैग्नेटाइजिंग फील्ड रहा होगा उतना ज्यादा मैग्नेटाइजेशन होगा, ऐसे बोल सकते, ठीक है। मतलब ऐसे बोलना आना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई पूछ ले तो बोल ही नहीं पा रहा, बिल्कुल खड़े हो देख रहे हो 4-5 घंटे से क्लास। एक्सटर्नल फील्ड, रिलेटिव परमिएबिलिटी और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी में रिलेशन पढ़ा हमने, क्या पढ़ा? रिलेटिव परमिएबिलिटी इक्वल टू 1 प्लस मैग्नेटिक, ये पढ़ा गया रिलेशन। ओके, वीडियोस में तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दो तरीके से हम पैदा कर सकते हैं, या तो हम एक सिलिंड्रिकल फ्रेम ले, उसकी तरफ चारों मतलब उसके ऊपर हमने वायर को बाउंड कर दिया, ठीक है, और करंट फ्लो करा दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा। या तो हम बाहर मैग्नेट को लेके चलेंगे तो हमारे पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, ठीक है। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के दो तरीके हैं अभी हमारे पास, तो हम इस तरीके पे रिलाई कर रहे हैं क्योंकि हमें पूरी चीजें समझनी है डिटेल्स, ठीक है। करंट कैसे जा रहा है, ओके, करंट इस डायरेक्शन जा रहा है, जिस डायरेक्शन करंट जा रहा है उस डायरेक्शन में आपने राइट हैंड के फिंगर को कर्ल किया तो थंब का डायरेक्शन क्या दे देगा? मैग्नेटिक फील्ड। तो इनसाइड द सोलेनॉइड जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी वो कुछ इस तरह आएगी, क्या ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ओके, एक्सटर्नल मैग्नेटिक। अब इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में हमने सर्टेन टाइप्स ऑफ मटेरियल रखा था, डायमैग्नेटिक मटेरियल या पैरामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक, ओके। अगर मैंने यहाँ पे मान लो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रख दिया, ओके, अब कुछ भी रख सकते हो, डायमैग्नेटिक नहीं रख देते तुम। अगर मैंने यहाँ पे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रखा, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में जो मैग्नेटाइजेशन होता था वो इन द डायरेक्शन ऑफ, मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसमें भी एक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है, वो किस डायरेक्शन में आया? इसी डायरेक्शन में। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड क्या होगा? इंक्रीज होगी, ठीक है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो गया। अगर मैं यहाँ पे मान लो डायमैग्नेटिक मटेरियल रखता तो अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो रहा था, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाता, ओके। पैरामैग्नेटिक मटेरियल रखता तो भी वो किसके डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होता था? इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ओके, तो भी इंक्रीज होता, लेकिन जितना इंक्रीज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के केस में होगा उससे कम होता, ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होता है इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये बात एक हमने की थी, इसको मैग्नेटाइज करने वाला फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, और फिर हमने क्या किया था? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड H, ठीक है, ये क्या था? वेक्टर H, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। और ये आई क्या था? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मान लो आयरन है, ये कितना मैग्नेटाइज हुआ उसकी इंटेंसिटी को मेजर करने का तरीका क्या था? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आपको क्या है? इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड प्लस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्लस इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जब इसमें कोई मटेरियल नहीं रखा था, म्यू नॉट n इनटू प्लस इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड क्या था? म्यू नॉट इनटू इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। और आपको पता है मैग्नेटाइजिंग फील्ड की इंटेंसिटी कैसे निकालते थे? वेक्टर b अपॉन में म्यू नॉट, ठीक है। तो ये कितना आ गया था? n इनटू i। मैग्नेटाइजिंग फील्ड की इंटेंसिटी किस बात पे डिपेंड करती थी? कितने नंबर ऑफ टर्न्स है कॉइल्स में और कितना करंट फ्लो हो रहा है, ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता था सबसे, ठीक है, ओके। चलो, तो यहाँ पे मैंने रखा म्यू नॉट। अगर मैं वेक्टर से फॉर्म में बात करूं, वेक्टर b नेट इक्वल टू म्यू नॉट वेक्टर h प्लस म्यू नॉट वेक्टर, ठीक है। म्यू नॉट को बाहर ले लिया था, फिर वहां से हमने नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या? जब एयर कोड था, जब इसमें कुछ भी नहीं रखा था, तो जब ये एयर कोड था तो मैग्नेटिक फील्ड कितना था इनसाइड? म्यू नॉट ni। जब हमने एक मटेरियल तो रख दिया तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आया? म्यू इनटू ni। अब म्यू की वैल्यू कैसे निकाला था? म्यू नॉट इनटू म्यू r, क्योंकि रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होती थी? परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम अपॉन में परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। म्यू की वैल्यू क्या आई? ठीक है, तो इसको हमने क्या रख दिया था? म्यू नॉट म्यू r n i बराबर म्यू नॉट कॉमन लिया,
या वेक्टर h प्लस वेक्टर, ठीक है, म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल, ये n इनटू i क्या था h, ठीक है, तो यहां से म्यू r इक्वल टू क्या आ गया था वेक्टर i अपॉन h प्लस, सर यहां पे वेक्टर इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हम वेक्टर्स डिवीजन नहीं कर सकते, ठीक है, और इसी को हमने क्या बोल दिया था मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हमने बात नहीं की थी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होता है, मैंने क्या बोला था, जितना ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड रहेगी उतनी ज्यादा मैग्नेटाइजेशन होगा, ओके, अगर मैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड की इंटेंसिटी को बढ़ाता जाऊं तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बढ़ता जाएगा, ओके, समझ पा रहे हो बात, फॉर एग्जांपल मैग्नेटाइजिंग फील्ड जितना ज्यादा होगा मैग्नेटाइजेशन उतना ज्यादा होगा, तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटाइजिंग फील्ड, और इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाया तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसको हमने क्या बोला मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की कोई यूनिट होती है नहीं, क्योंकि जो यूनिट है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की वही यूनिट किसकी है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड की, यूनिट लेस है, कोई भी डायमेंशन नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है। ये क्या बताता है, कोई भी मटेरियल को, किसी भी मटेरियल को अगर आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा वो कितना आसानी से मैग्नेटाइज हो गया, इसीलिए मेजर करने का तरीका क्या है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, इट इज द डिग्री ऑफ मेजर विच व्हिच मटेरियल कैन बी मैग्नेटाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, कोई मटेरियल लिया एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा कितनी आसानी से वो मैग्नेटाइज हो गया, इसी के मेजर कर, इसी को जब मेजर करते हैं तो हम क्या बोलते हैं उसको मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है, जितना ज्यादा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होगा मटेरियल का, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मतलब मैग्नेटाइज होने की टेंडेंसी, कितना आसानी से वो मैग्नेटाइज हो जा रहा है, ठीक है, टीच विल बी टेंडेंसी टू द मैग्नेटाइज टू बी मैग्नेटाइज इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ओके, अगर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ज्यादा है मटेरियल की तो मैग्नेटाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, टेंडेंसी टू बी मैग्नेटाइज, आप लोग वर्ड्स में भी लिख सकते हो, विल बी हाई, लिख लो वर्ड्स लिख लो, नोट लगाओ, नोट लगा के इफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ये सब नहीं लिखना है, बस ये जो नोट में लिखा है ये लिखना है, इफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, if magnetic susceptibility of a material is more, then it will have more tendency to be magnetized in external magnetic field. ये लिखो सर, रिलेटिव परमिएबिलिटी और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी में क्या रिलेशन था, हाँ, रिलेटिव परमिएबिलिटी इज इक्वल टू 1 प्लस मैग्नेटिक, ये रिलेशन निकाला था क्या आपने, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है, पढ़ दे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मैग्नेटिक susceptibility, effect of temperature on magnetic susceptibility for different materials. पहला पढ़ेंगे फॉर डायमैग्नेटिक मटेरियल, पहला लिखेंगे फॉर डायमैग्नेटिक मटेरियल, फॉर डायमैग्नेटिक मटेरियल, for diamagnetic material, effect of temperature on magnetic susceptibility for diamagnetic material, ठीक है, तो क्या होता है टेम्परेचर, डायमैग्नेटिक मटेरियल का जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होता है उस पर टेम्परेचर का कोई भी इफेक्ट नहीं होता, ठीक है, तो लिखो यहाँ पे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, मतलब मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी दिया हुआ है आपको, वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा है,
तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर में 0, ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं? क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेंपरेचर, दैट डज नॉट डिपेंड ऑन टेंपरेचर, ठीक है? ओके, इसका जब मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी वर्सेस टेंपरेचर का ग्राफ बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से बनता है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी वर्सेस टेंपरेचर फॉर डायमैग्नेटिक मटेरियल कुछ इस तरीके से बनता है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या है? नेगेटिव है। क्या है? नेगेटिव। फॉर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, मैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या आता है? नेगेटिव। एक कांस्टेंट फिक्स वैल्यू होती है वो नेगेटिव, ठीक है? कहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है मटेरियल कौन सा है। हर मटेरियल की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी अलग-अलग होगी। मान लो डायमैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में खूब सारे एलिमेंट्स आते होंगे, अब सभी का ससेप्टिबिलिटी अलग-अलग होगा, लेकिन इतना तो पक्का है सर, नेगेटिव। क्या होगा? नेगेटिव। मतलब मैग्नेफॉर डायमैग्नेटिक मटेरियल जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी आ रहा है क्या है? लेस देन 0। मतलब यूं कहें मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव। ओके, अब ये कैसे नेगेटिव है अभी बात कर लेंगे, ठीक है? करंट ऐसे फ्लो, ठीक है? बात बताओ, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन दिखा रहा है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये जो कॉइल है, कॉइल करंट फ्लो होगा, इस मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन दिखा रहा है क्या? अब इस मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में, ये कौन सा मैग्नेटिक फील्ड है? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इस मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में आपने कौन सा मटेरियल रख दिया? डायमैग्नेटिक मटेरियल रख दिया, ठीक है? डायमैग्नेटिक मटेरियल रख दिया, ये डायमैग्नेटिक मटेरियल। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल कैसा होता है? अपने अंदर से एक भी फील्ड लाइंस को पास नहीं होने देता, ठीक है? तो ये जो भी है फील्ड, जो भी इसमें फील्ड इंड्यूस होगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। तो जब मैंने मटेरियल को नहीं रखा था, जब ये एयर कोर था, तो इनिशियली जो इसका मैग्नेटिक फील्ड था क्या था? म्यू नॉट एन इनटू आई, ठीक है? जब मैंने इस डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को अब रख दिया तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा क्या? क्योंकि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन का, इसका जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में, नेट इफेक्ट को कम कर देगा। आपको समझ में आया सर? जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगा? लेस देन इनिशियल मैग्नेटिक होगा, नहीं होगा? इन द केस ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। अभी बताओ, नेट मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट, मतलब जब कुछ भी नेट था, एयर कोर था, तो क्या था? म्यू नॉट एन इनटू आई। जब आपने मटेरियल को रख दिया, मटेरियल की मानो मैग्नेटिक परमेबिलिटी दिया हुआ म्यू, क्या दिया? म्यू। यहाँ पे क्या है? म्यू नॉट, म्यू ऐसे लिखोगे, म्यू इनटू एन आई, म्यू इनटू एन आई। और म्यू क्या होता है? म्यू नॉट इनटू म्यू आर इनटू एन आई इज लेस देन म्यू नॉट एन आई। म्यू नॉट एन आई से म्यू नॉट एन आई कैंसिल, तो क्या है? म्यू आर, मतलब रिलेटिव परमेबिलिटी क्या आ गया? 1 से छोटा आ गया। रिलेटिव परमेबिलिटी क्या आ गया? 1 से छोटा, ठीक है? अब आपको एक रिलेशन पढ़ाया था मैंने, रिलेटिव परमेबिलिटी इक्वल टू 1 प्लस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ये पढ़ाया था क्या? अब एक बात बताओ, जब ये 1 से छोटा है, 1 से छोटी कोई वैल्यू तो क्या ले? 0.5 ले, 0.5, 1 से छोटी वैल्यू ले लिया 0.5 इक्वल टू 1 प्लस, अच्छा 1 को अगर मैं इधर ट्रांसफर करूं तो क्या आएगा? 0.5 माइनस 1 इक्वल टू मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ये क्या नेगेटिव आएगा क्या? हाफ में से 1 को माइनस कर दो तो माइनस हाफ आएगा, माइनस 0.5 इक्वल टू। तो यहां से क्या समझ में आ रहा है आपको? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव आ गया, समझ में आया? इसलिए मैंने यहां पे क्या बोला? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होगा? नेगेटिव। समझ में आ रहा है रिलेशन, ठीक है? अगर आपको रीजनिंग भी लिखना है तो रीजन लिख लो आप, ठीक है? ये रीजन है क्यों मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव हुआ, ये है। वरना बच्चे सिर्फ याद कर लेते डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए और पैरामैग्नेटिक, और पैरामैग्नेटिक मेटल जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है? टेंपरेचर। ये डी क्या है? एब्सोल्यूट टेंपरेचर, ठीक है? फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर, ठीक है? हमारा काम इतने से चल जाएगा क्योंकि वहां पे रेशियो ही आएगा, आपसे T1 T2 दे देगा, या तो बोलेगा दो मटेरियल की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी दे देगा, एक का टेंपरेचर दे देगा, या यूं कहेगा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ मटेरियल एट दिस टेंपरेचर इज दिस, तो व्हाट विल बी द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ द मटेरियल एट दिस टेंपरेचर। रेशियो करके निकाल, ठीक है? क्वेश्चन करेंगे वैसे। अगर मैं इस प्रोपोर्शनलिटी को बताऊं तो एक कांस्टेंट आता है, ठीक है? उस कांस्टेंट को बोलते हैं क्यूरी कांस्टेंट, ठीक है? इसी क्या है यहाँ पे? क्यूरी कांस्टेंट, ठीक है? ये मैडम क्यूरी ने नहीं किया था, ये पियरे क्यूरी ने किया था, ठीक है? ओके, पियरे क्यूरी, ठीक है? उनके हस्बैंड।
वो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स पे बहुत ज्यादा काम कर रहे थे, तो उन्होंने ये रिलेशन देखा। मैं डिफरेंट मटेरियल्स के बारे में स्टडी किया, उसको हीट किया लैब में, और फिर उन्होंने ये विड्रॉ किया कंक्लूजन की जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट वो क्या सी को उसने क्या बोला, क्यूरी कांस्टेंट। ठीक है, तो फॉर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी वर्सेस टेंपरेचर, इसका जो ग्राफ आता है फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल वो कुछ इस तरीके से आएगा। क्योंकि यहाँ पे आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, y को देखो y एक्सिस पे कौन सा है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, y इक्वल टू c अपॉन में x, तो y इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन x ग्राफ कैसा होता था, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। टेंपरेचर x एक्सिस में था तो x रख दिया, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ऐसे रिलेशन आपको बनाना है। ये ग्राफ कैसा बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हमेशा क्या है, पॉजिटिव है, 0 से बड़ा ही है। ठीक है, 0 से बड़ा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होता, सिर्फ 2 से छोटा होता है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इसकी 2 5 के अप्रॉक्स है, 5 से लेके 0 तक, ऐसे समझ लीजिए। अब मान लो अगर मैं यहाँ पे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की जगह पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस रख देता, हाँ ठीक, इनिशियली क्या था, जब कोई मटेरियल रखा था तो क्या था, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या था, म्यू नॉट एन आई। ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है जो कि सॉलिनॉइड के अंदर आया। अब हमने क्या रख दिया, मटेरियल, कैसा मटेरियल, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक मटेरियल रखोगे तो ये किस डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होता था, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, चलो इस डायरेक्शन में मैग्नेटाइज करते हैं इसको, इस डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो गया, मतलब इसमें जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ओके, आपके पास 5 करोड़ मैग्नेटिक फील्ड इज ग्रेटर देन इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड है, नेट मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो गया। नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या है, म्यू इनटू एन आई बढ़ेगा ना, जब मेटल रखा तो अब मैग्नेटिक फील्ड क्या था, म्यू इनटू एन आई। इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड क्या था, म्यू नॉट। भाई जब मीडियम नहीं, जब बिल्कुल एयर था तो म्यू नॉट एन आई, मीडियम आया तो म्यू इनटू एन आई। मैं बोला ये ज्यादा है क्योंकि इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटाइज हो गया। अब म्यू की वैल्यू क्या होती है, म्यू नॉट इनटू ऐसे म्यू आर इनटू म्यू एन आई इज ग्रेटर देन म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई से म्यू नॉट। तो जो रिलेटिव परमिटिविटी है फॉर डायमैग्नेटिक, सॉरी फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या है, ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 है। अब आपको पता है रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू 1 प्लस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। 1 से कोई बड़ी वैल्यू बताओ, 1.5, चलो 1.5 इक्वल टू 1 प्लस, अब इधर लिखा 1.5 माइनस 1 इक्वल टू, तो 1.5 में से 1 को माइनस करो क्या आएगा, 0.5, पॉजिटिव आ रहा है क्या वैल्यू, तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या आया, पॉजिटिव। ठीक है, इसमें जो फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की रेंज होती है ना फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल, वो रेंज होती है लेस देन और इक्वल टू 2 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ऐसे मान लीजिए। क्या पॉजिटिव है ना, इसलिए मुझे बताओ टेंपरेचर बढ़ाओ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, क्यों, क्योंकि इनवर्स रिलेशन। जैसे जैसे आप मटेरियल को हीट करते हो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कम होती है, जैसे आप मटेरियल को कूल करते हो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, देखो कल सुपर कंडक्टर वो लेविटेट कर रहा था, सुपर कंडक्टर ने रिपेल किया था मैग्नेट को, उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गई थी, बिल्कुल कूल कर दिया ना, लिक्विड नाइट्रोजन डाला बिल्कुल सुपर कूल हो गया। तो टेंपरेचर बढ़ाओगे तो सब्सटेंस की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रिड्यूस होती है। ठीक, फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के केस में क्या होता था, वो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होता था इन द डायरेक्शन ऑफ डाया पैरा फेरो। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते थे तो वो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाता था। ठीक है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बिफोर पुटिंग द मटेरियल इनसाइड द सोलेनॉइड क्या था, D नॉट इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। ठीक है, ये था। अब हमने जैसे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रख दिया, मान लो आयरन रख दिया, आयरन मान के चलो हमने यहाँ पे क्या रख दिया, आयरन, स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होगा। ठीक है, तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा इंड्यूस, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा इंड्यूस, तो इंड्यूस तो एक इंड्यूस प्लस एक एक्सटर्नल, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही ज्यादा हो जाता है इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या लिखोगे, म्यू इनटू एन आई इज मच ग्रेटर देन म्यू नॉट एन आई, एन आई से एन कैंसिल, तो म्यू नॉट म्यू आर इज ग्रेटर देन म्यू नॉट, म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल, तो म्यू आर की वैल्यू 1 से बहुत बड़ी आई। ठीक है, 1 से बहुत बड़ी आती है इन द केस ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, अब
अब आप क्या करोगे, फिर से वही रिलेशन आपको पता है, v0 इक्वल टू 1 प्लस x। अगर पता 1 से बहुत बड़ी वैल्यू मान लो 100 ले लिया, ठीक है 100, चलो 100 ले लिया, 100 इक्वल टू 1 प्लस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या है 90, ठीक है। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी यहाँ पे बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इन द केस ऑफ अगर कोई पूछ ले मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का ऑर्डर बताओ, तो सबसे ज्यादा फेरोमैग्नेटिक का, फिर पैरा, फिर डायमंड। ओके चलो अब इसका ग्राफ बना लेते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। अब जो ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, मैंने क्या बोला अभी, जैसे जैसे आप मटेरियल को हीट करोगे उसके अंदर से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है, कम होती है। अब जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं इसमें क्या मैंने बताया था, डोमेन्स बने होते हैं। क्या बने होते हैं, डोमेन्स। आप उसको हीट करते चलेंगे। अब इसको सब यहाँ पे एकदम ऐसा कुछ बनाया था मैंने याद में। चलो ये अपना क्या है, फेरोमैग्नेटिक्स में क्या बने होते थे, डोमेन्स। इसको और ये भी हम बोलते थे पॉकेट्स। डोमेन्स या पॉकेट्स एक ही बात है, रेंज एक दायरा, ठीक है। डोमेन्स या पॉकेट्स में से अलाइन होते थे सारे, जो भी डोमेन्स में अगर मोर टाइपोस वो एक ही डायरेक्शन में अलाइन होते थे। इस डोमेन में एक है सारे लोग, ठीक है। फिर मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया था, तो ड्यू टू एक्सचेंज कपलिंग वो सारे एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाते थे, ठीक है। अब जैसे जैसे मटेरियल को हीट करोगे, ये कौन सा मटेरियल है, फेरोमैग्नेटिक। मान लो आयरन, ठीक है, ये आयरन, आयरन का एटॉमिक नंबर कितना था 26 और एटॉमिक मास कितना था 15, 56 के आसपास होता होगा, मुझे याद नहीं आ रहा, चलो कोई बात, 52 50 डबल कर देते थे जस्ट, कोई बात नहीं, 52 के आसपास। चलो अब मैंने क्या किया, हीट करना स्टार्ट किया इसको। जैसे जैसे हीट करो, हीट करना स्टार्ट किया, आपने हीट करना स्टार्ट किया मटेरियल को, तो उसके अंदर ये जो डोमेन्स बने होते हैं ना, ये ब्रेक हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं, ब्रेक। जब आप फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को हीट करोगे, सभी मटेरियल का टेंपरेचर अलग अलग होता है। जैसे आयरन के केस में क्या होता है, वो टेंपरेचर होता है 770 डिग्री सेल्सियस। उस टेंपरेचर पे उसके डोमेन्स ब्रेक हो जाते हैं। तो जैसे डोमेन्स ब्रेक हुआ, पैरामैग्नेटिक बन गया। पैरामैग्नेटिक में यही होगा, सारे जो ये डाइपोल्स थे वो रैंडमली ओरिएंटेड थे। इसमें भी जैसे डोमेन्स ब्रेक होगा, सारे डाइपोल्स क्या हो जाएंगे, रैंडमली ओरिएंटेड। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या बन जाएगा, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। हर मटेरियल के लिए पैरामैग्नेटिक क्या बोलते हैं, वो टेंपरेचर अलग अलग होता है। निकल के लिए 353 डिग्री के आसपास होता है, ठीक है। और गैडोलियम के लिए 30 डिग्री के आसपास होता है। आयरन के लिए 770 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है वो टेंपरेचर। और उस टेंपरेचर को क्या बोलते हैं, क्यूरी टेंपरेचर, ठीक है। अगेन वेरी क्यूरी, ठीक है, क्यूरी टेंपरेचर, ठीक है। क्यूरी टेंपरेचर कौन सा टेंपरेचर होता है, वो टेंपरेचर जिसके ऊपर जाएंगे तो जो मटेरियल है वो अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लूज कर देगा, क्या बन जाएगा, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। मतलब क्यूरी टेंपरेचर के ऊपर अगर हमने हीट कर दिया, अगर मैंने इस सब्सटेंस को 770 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हीट कर दिया, तो क्या बन जाएगा, ये डोमेन जो है ये ब्रेक हो जाएंगे, सारे डोमेन्स ब्रेक। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ, हाँ ठीक है। क्या है क्यूरी टेंपरेचर, क्या है क्यूरी टेंपरेचर। प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है C अपॉन में T माइनस T। इसी को हम क्या बोलते हैं, क्यूरी लॉ। कई जगह पे लिखा हो क्यूरी वाइस लॉ, ठीक है। यही है आपका क्या, क्यूरी लॉ, ठीक है। अब हीट करेंगे हम मटेरियल को, उसका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी वर्सेस टेंपरेचर का ग्राफ कैसा बनेगा, देखो कैसे बनेगा, ठीक है। जब टेंपरेचर बहुत कम था तो उसके पास कुछ ना कुछ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी रही होगी। फिर आपने क्या किया, टेंपरेचर बढ़ाते चले। जैसे जैसे टेंपरेचर बढ़ाओगे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कम होगी। क्यों, क्योंकि मैग्नेटाइज होने की टेंडेंसी उसकी कम हो रही है, ठीक है। आपने बढ़ाते चले। एक कंडीशन ऐसी आएगी जिसके बाद ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बन गया, ठीक है। उस टेंपरेचर को क्या बोलते थे, क्यूरी टेंपरेचर, ठीक है। आपने टेंपरेचर बढ़ाते गए अभी भी फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी डोमिनेट कर रहा था, ठीक है। लेकिन फिर एक सर्टेन टेंपरेचर ऐसा आया, उस टेंपरेचर के ऊपर जैसे आपने किया, उस टेंपरेचर के ऊपर जैसे आपने मटेरियल को हीट किया, वो क्या बन गया, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। यहां तक तो ये क्या है, फेरोमैग्नेटिक। यहां तक क्या डोमिनेट है, फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी। उसके बाद ये क्या बन जाएगा, ये पैरामैग्नेटिक, ठीक है। और ये रीजन भी पता है, बताओ, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की बहुत ही ज्यादा होती है। हम प्रूव भी कर दिया आपने, क्यूरी टेंपरेचर होता है, क्यूरी टेंपरेचर।
टेम्परेचर अबव व्हिच, टेम्परेचर अबव व्हिच temperature above which ferromagnetic substance becomes paramagnetic becomes paramagnetic. तो आयरन के लिए टेम्परेचर क्या होता है फॉर आयरन क्यूरी टेम्परेचर क्या होगा 770 डिग्री सेल्सियस अप्रॉक्सीमेटली। अगर मोर प्रिसाइजली बात करोगे तो होता है 763 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, लेकिन बुक्स में लिखा हुआ है तो ये लेके चलते, ठीक, 770 डिग्री सेल्सियस। ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, इसको हीट कर रहे हैं। अभी इसको अगर मैग्नेट लेके आएंगे तो ये क्या होगा, अट्रैक्ट हो जाएगा ना। अभी हीट कर रहे हैं इसको, ठीक है, हीट कर रहे हैं इसको, क्यूरी टेम्परेचर के ऊपर चला गया। अब इसके अंदर ये कैसा बन गया, पैरामैग्नेटिक। देखो अट्रैक्ट नहीं हो रहा, बहुत ही अट्रैक्शन है ना। अभी देखो जैसे ही क्यूरी टेम्परेचर के नीचे आएगा तुरंत ये अट्रैक्ट हो जाएगा इस मैग्नेट, ये मैग्नेट, ठीक है। देखो जैसे ही क्यूरी टेम्परेचर के नीचे ये आया उसके अंदर फिर से एक डोमेन बन गई, फिर से क्या बन गया, डोमेन, फिर से उसके अंदर क्या गई, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गई। तो तुरंत क्या हो गया, अट्रैक्ट। समझ में आया क्या हुआ, क्यूरी टेम्परेचर के ऊपर गर्म किया तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म, पैरामैग्नेटिक हो गया। जैसे क्यूरी टेम्परेचर के नीचे फिर से आया इसके अंदर फिर से पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गई, तुरंत क्या, अभी अट्रैक्टिव हो रहा है। जैसे टेम्परेचर बिलो तो क्यूरी टेम्परेचर आ गई, ये अट्रैक्ट हो जाएगा। तो अभी सर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को हीट कर, अगर अभी मैं मैग्नेट लगाऊंगा तो क्या होगा, अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अभी इसके अंदर क्या है, फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अब हीट कर दिया इसको क्यूरी टेम्परेचर के ऊपर 770 डिग्री सेल्सियस, फिर मैग्नेट लेके आओ, देखो क्या होगा। एक वीडियो में सेंड करूंगा, उसमें खूब सारे मेटल्स हैं, निकेल है, गैडोनियम है, एल्युमिनियम है, ठीक है, वही मैं खोज रहा हूं, मिल जाएगा मेरे को। वो भी बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे ही 770 डिग्री सेल्सियस पे आएगा बिलो द क्यूरी टेम्परेचर तुरंत अट्रैक्ट होगा। ऐसा है नहीं कि 770 डिग्री सेल्सियस आते ही रुक गया यहां पे टेम्परेचर, नहीं, अभी भी ये कूल डाउन हो रहा है, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन कर दिया था हमने, एंड आयरन रॉड ऑफ ससेप्टिबिलिटी, देखो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कितनी ज्यादा है, 599, ठीक है, मैंने क्या बोला था बहुत ज्यादा, वहां पे 99 रैंडम नंबर दिया था, ठीक है। टू ए मैग्नेटाइजिंग फील्ड H 1200 एम्पीयर पर मीटर, द परमेबिलिटी ऑफ द मेटेरियल ऑफ द रॉड इज, तो हमने निकाला परमेबिलिटी मतलब म्यू निकालना है, उस मटेरियल की परमेबिलिटी मतलब जो अपने से रिलेटिव परमेबिलिटी नहीं पूछा है, अपने से परमेबिलिटी पूछा है, सॉल्व करने के लिए। अच्छा H का कोई यूज था क्या, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आप कंफ्यूज होगे H कहां रखना है, कोई तो इक्वेशन बनी H दिया हुआ है, और फिर आप लोग कुछ अलग इक्वेशन लगा के आओगे, ठीक है। ये बताया था मैंने, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज नेगेटिव फॉर डायमैग्नेटिक मटेरियल, डायमैग्नेटिक मटेरियल में मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होगा, नेगेटिव होगा। इफ ए डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इज ब्रॉट नियर द नॉर्थ और साउथ पोल ऑफ अर्थ इट इज रिपेल्ड बाय द पोल, ठीक है। ये भी मैंने बताया था। अब डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, उसके वो स्ट्रांग फील्ड से वीकर फील्ड की तरफ जाएगा, ऊपर चला गया। अभी कोई भी फील्ड नहीं था, जैसे करंट को मतलब स्विच ऑन किया, करंट सप्लाई को, मैग्नेटिक फील्ड बन गया, करंट सप्लाई स्विच, ठीक है। करंट सोर्सेस का आंसर है। एवरी एटम का जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है क्या होता है, जीरो। क्या लिखा था, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ डायमैग्नेटिक एटम इज जीरो, सभी एवरी एटम का, ईच एंड एवरी एटम का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता था, जीरो। A diamagnetic material in a magnetic field moves from stronger to the weaker parts of the field. Okay. So, according to the Curie's law, the magnetic susceptibility of the substance at any absolute temperature is proportional. बताओ क्या होता है? 1/. आपको ये नहीं बताना सर सब्सटेंस कैसा है, डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक, लेकिन कॉमन सेंस कही चीज। डायमैग्नेटिक होता तो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, तो T की पावर 0 तो कहीं भी नहीं है, तो अपने को सीधा अंडरस्टूड होगा कि पैरामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक की बात हो रही है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर को कौन ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, समझ आ रही है। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट देखो, among which the magnetic susceptibility does not depend on the temperature, इसके लिए होता है डायमैग्नेटिक। देखो जेई में 2023 का क्वेश्चन, ठीक है, जेई में 2023 का क्वेश्चन। स्टेटमेंट 1 क्या बोला सर, क्या बोला,
दिखाई दे रहा है? हाँ करना है। द डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। पहला गलत है, इसको नहीं गलत। द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इन ए डायमैग्नेटिक सैंपल, मतलब डायमैग्नेटिक मटेरियल इज ऑलवेज अपोजिट टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड। सही बोल रहा है? बताओ, मैग्नेटिक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जो डाइपोल मोमेंट था वो कौन से डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो रहा था? अपोजिट टू द फील्ड। तो ये भी सही है, ये करेक्ट है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। ठीक, ये होगा। तो जेई में 2023 क्वेश्चन है। देखो जेई में 2023 में कितने सारे क्वेश्चन आए, उसको पता है बच्चे यहां से भागेंगे, छोड़ देते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। If the number of turns, ये तो मैंने बता रखा था, if the number of turns of the coil of a moving coil galvanometer is double, आपको पता है करंट सेंसिटिविटी क्या होती है? NBA/V C। C क्या था? टॉर्सनल कांस्टेंट, पता चला क्यूरी कांस्टेंट करके चले। अब नंबर ऑफ टर्न्स, करंट सेंसिटिविटी जो है यहाँ पे, करंट सेंसिटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे तो करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। अच्छा, वोल्टेज सेंसिटिविटी में क्या होता है? वोल्टेज सेंसिटिविटी इक्वल टू NBA बैंड अपॉन में, ऐसा कुछ होता था, NBA अपॉन C। ठीक, वहां पे भी जल्दबाजी में डबल हो जाएगा, जो कि नहीं होगा, क्योंकि भाई जब आप लोग नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा रहे हो, मैंने आपको याद हो वायर लिया था, टर्न्स को रेडियस कम हुई थी, सब समझाया था मैंने। R बराबर क्या होता था? रो L बाई A। एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर को सेम रहता था, कितना भी टर्न्स बनाओ, क्रॉस सेक्शन एरिया का जो वायर है, वायर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया वो सेम बहुत नहीं बदलेगा। आपने टर्न्स बढ़ाते चलेंगे, तो जितने ज्यादा टर्न्स बढ़ाओगे उतना ज्यादा लेंथ भी तो बढ़ेगा। मान लो मैंने एक सर्कल बनाया, इतने ही रेडियस का एक और सर्कल बना, इतने ही रेडियस का एक और सर्कल बना, क्या हो रहा है? लेंथ भी तो बढ़ रहा है, लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, अगर मान लो एक टर्न्स का लेंथ है 1 मीटर, दो टर्न्स का 2। ठीक है, तो यहां से क्या समझ में? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न, तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओ, जितना इसको बढ़ाओ उतना ये भी बढ़ेगा। देख लो डायरेक्ट रिलेशन, तो ये कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी रिमेन्स कांस्टेंट। Increasing current sensitivity of a moving coil galvanometer by only increasing number of turns in the coil will also increase the गलत। ठीक है, ये कांस्टेंट रहता था, वोल्टेज सेंसिटिविटी कांस्टेंट रहता था, करंट सेंसिटिविटी उसी रेशियो इंक्रीज होता, दोगुना किया तो दोगुना। ठीक है, ये दोगुना हो जाएगा। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? स्टेटमेंट 1 is true but still ये सही। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन। ठीक है, देखो हिस्टेरेसिस टॉस वगैरह, हिस्टेरेसिस है कि नहीं सिलेबस में आप लोग नहीं? ठीक है, नीट में तो नहीं, बोर्ड में अगर आना होगा तो मेरे से बोलना। ठीक है, मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, वो हिस्टेरेसिस टॉस करके होता था IH कर्व, I वर्सेस मतलब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग। ठीक है, इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है। आप जो है मटेरियल को मैग्नेटाइज करते। ठीक है, फिर एक टाइम बाद सैचुरेशन आ जाता था, क्योंकि जितने भी डाइपोल अलाइन होते थे सब एक ही डायरेक्शन में अलाइन होते थे। अब कितना ही बढ़ाओ उसके आगे नहीं जाए। ठीक है, फिर साइंटिस्ट ने सोचा डीमैग्नेटाइज करते, डीमैग्नेटाइज किया तो फिर जो वापस डीमैग्नेटाइज किया तो जीरो में नहीं आया, अपने सेम पाथ को ट्रेस नहीं किया उसने। ठीक है, सेम पाथ को ट्रेस नहीं किया, जब उसने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जीरो कर दी, मैग्नेटाइजिंग फील्ड मतलब एक्सटर्नल फील्ड की वैल्यू जीरो कर दी, तो देखा अभी भी मटेरियल में कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड बच गई है। इसी को क्या बोलते थे? रेसिडुअल मैग्नेटिक फील्ड या रिटेंटिव मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसी को रिटेंटिविटी बोलते थे। ठीक है, रिटेंटिविटी अभी सिलेबस में नहीं है, आपको अगर बोलोगे तो बाद पढ़ा देंगे। ठीक है, 15-20 मिनट का टॉपिक है। ठीक है, फिर उन्होंने कहा नहीं और कम, फिर से रिवर्स करके और कम करते, फिर यहाँ पे सिचुएशन आ गई, जितने डाइपोल को इस डायरेक्शन अलाइन होता था सारे ही अलाइन। फिर उन्होंने क्या किया? डीमैग्नेटाइज। ठीक है, ऐसा कुछ करो, आप लोगों ने देखा होगा कुछ। ठीक है, अगर आप लोग बुक्स देखो तो ऐसा कुछ बनता है, मैं आपको पढ़ा दूंगा अलग से, बहुत ही आसान टॉपिक है। इसको हम बोलते थे रिटेंटिविटी। ये क्या? रिटेंटिविटी, रिटेंटिविटी मतलब रेसिडुअल मैग्नेटिक फील्ड कितना बच गया, रिटेंटिविटी। ओ एक क्या बोलेंगे? रिटेंटिविटी। ओसी को क्या बोलते थे? मान लीजिए सी, ओसी को बी को नहीं लिखा था, बीसी को मैग्नेटिक फील्ड हमने बता रखा है। ओसी क्या होता था? कोएफिशिएंट है। अभी आपके सिलेबस में नहीं है, 15-20 मिनट का टॉपिक है। जब भी बोर्ड में अगर होगा तो देखना अपने बोर्ड से सिलेबस को, स्टेट बोर्ड के। अगर एनसीईआरटी में नहीं है तो सीबीएसई में भी नहीं आएगा, लेकिन बोर्ड से स्टेट बोर्ड का बोर्ड देख लेना। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन, बिल्कुल सही बात है। सॉफ्ट आयरन हाई कंडक्टिविटी है, लो
रिलेटिविटी, ये भी बात सही है, तो दोनों ही करेक्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं, टाइम कितना बचा है? फॉर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस वेयर x इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, सही तो लिखा है, नेगेटिव होता है। फॉर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज नेगेटिव, नेगेटिव, ठीक है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी 0 से छोटा मतलब नेगेटिव होता है, तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, ये वाला स्टेटमेंट सही है। दूसरा देखो, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस व्हेन प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड टेंड टू मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू, ये भी सही है, ठीक है, ये भी सही है, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है। कौन सा ऑप्शन, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये सब जेईई 2023 के हैं सब क्वेश्चन, जेईई 2023, जेईई 2023। क्यों ऐसे सारे, एक ही पेपर एक ही क्वेश्चन आता है, ऐसा नहीं कि एक पेपर में इतने सारे क्वेश्चन आए, शिफ्ट वाइज होता है, कितने सारे शिफ्ट होते हैं, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन तो सबको कंबाइन करेंगे। चलो इस क्वेश्चन को देखो आप लोग, देखो क्या बोला, द फ्री स्पेस इनसाइड ए करंट कैरिंग टोरॉइड इज फिल्ड विद ए मटेरियल ऑफ ससेप्टिबिलिटी 2 into 10 to the power minus 2. The percentage increase in the value of magnetic field inside the toroid. toroid को पता है कैसे बनाते हैं? ठीक है। मान लो करंट ऐसे फ्लो, ठीक है, करंट कुछ इस सेंस में फ्लो हो रहा है, तो इसमें क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। टोरॉइड कैसे बनाया जाता है, एंडलेस सॉलिडॉइड बोलते थे, सॉलिडॉइड को ऐसे बैठ लिया और उनके दोनों इलेक्ट्रॉन ने मिला, तो क्या बन गया था, टोरॉइड। टोरॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड आता है क्या था, म्यू नॉट है, अभी कुछ भी नहीं रखा है, अब इस टोरॉइड के अंदर हमने कोई भी मटेरियल नहीं रखा, तो क्या है मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट इनटू एन, मान लो ये इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड, ओके, बात समझ में आ रही। अब हमने क्या किया, एक मटेरियल से इसको फिल कर दिया, अब इसके अंदर एक मटेरियल, ठीक, तो बोला भाई मैग्नेटिक फील्ड इसकी इंक्रीज होगी, तो बोला परसेंटेज चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, जिस भी मटेरियल को रखा है इसके अंदर, देखो वो चिल्ला रहा है पढ़ने के लिए, उसको पढ़ना, मान लो इसके अंदर हमने कोई मटेरियल रख दिया, अब ये जो मटेरियल फिल किया हमने, इसकी जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है पूरा कितना है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बोल रहा है 2 into 10 to the power minus, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कोई भी यूनिट नहीं होती है, द परसेंटेज इंक्रीज इन द वैल्यू। अब बताओ नया मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, नया मैग्नेटिक फील्ड सर म्यू इनटू एन इनटू आई। अब इस मैग्नेटिक मटेरियल जो आपने फिल किया है, इसकी मान लो मैग्नेटिक परमिटिविटी क्या दी है, म्यू, म्यू और म्यू क्या होता है, म्यू नॉट इनटू म्यू आर, इससे लिख सकता हूं म्यू नॉट इनटू म्यू आर इनटू एन, ठीक। अभी म्यू आर की वैल्यू तो पता नहीं, तो कैसे पता करेंगे, म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, यहां से 1 प्लस 2 into 10 to the power minus, ये आ गया क्या, ये रिलेटिव परमिटिविटी आ गई। अपने क्या पूछा था, परसेंटेज इंक्रीज, मैंने क्या बोला, कोई मटेरियल रखोगे तो इंक्रीज हो गया, इंक्रीज हो मतलब कैसा मटेरियल रखा है, या तो फेरोमैग्नेटिक या तो पैरामैग्नेटिक, ठीक है, क्योंकि नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या बोल रहा है, इंक्रीज हो गया, ऐसे आपको रीजनिंग करनी है, ठीक है, कि कौन सा, अगर कोई पूछ लेता बताओ कौन सा मटेरियल रखा है, तो तुरंत बोल देना, अगर यहीं पे सभी जगह 2% 2% 2% देता, फेरोमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक ऐसा करके दे देता, डायमैग्नेटिक, तो आपको लगाना पड़ता था, डायमैग्नेटिक तो होगा ही नहीं, और कितना ज्यादा इंक्रीज हुआ, कम हुआ पैरामैग्नेटिक, ठीक है, देख लेंगे पूरी नहीं होती अपनी, वो आपको मेंशन करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। चलो अब चेंज निकालना, चेंज कैसे निकालते थे, परसेंटेज चेंज निकालना, पहले क्या करेंगे, चेंज डेल्टा बी, कोई बात नहीं है, छोड़ रहे हैं,
फाइनल माइनस इनर्शिया। अच्छी आपकी बातें कर रहा है भेजो। ये चेंज है। अब आपने क्या निकाला परसेंटेज चेंज। तो पहले रिलेटिव चेंज बताओ डिवाइडेड बाय इनिशियल v1 फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल। ये क्या है? अब इसी में हम क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई तो क्या बन जाएगा परसेंटेज चेंज। इस जगह मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर मैं इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन जाएगा परसेंटेज। यही अपने से पूछा है परसेंटेज। तो b2 माइनस b1 अपॉन b2 100 अपॉन b1। ठीक है समझ आए? ठीक चलो एक स्लाइड और ऐड कर लेते हैं। ठीक अब परसेंटेज चेंज आया आपका या परसेंटेज इंक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड जो आया परसेंटेज चेंज या परसेंटेज इंक्रीज वो क्या आया b2 माइनस b1। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं b2 अपॉन में b1 माइनस b1 अपॉन में b1 इनटू 100 ऐसे लिख सकता हूं। b1 से b1 कैंसिल तो क्या आया b2 अपॉन में b1 माइनस 1 इनटू 100। अब b2 की वैल्यू आपको पता है क्या है म्यू नॉट म्यू r n i डिवाइडेड बाय म्यू नॉट n i माइनस 1 इनटू 100। म्यू नॉट n i से म्यू नॉट n i क्या बचा म्यू r माइनस 1 म्यू r माइनस इक्वल टू म्यू r माइनस 1 इनटू 100। अब म्यू r की वैल्यू आपको पता है 1 प्लस x है। क्या 1 को इधर ट्रांसफर करोगे तो क्या बचेगा मैग्नेटिक सब्सटिट्यूट। ठीक है कोई बात नहीं यहाँ पे वैल्यू लिख देते हैं। चलो 1 प्लस मैग्नेटिक सब्सटिट्यूट माइनस 1 इनटू 100 माइनस 1 से प्लस 1 तो मैग्नेटिक सब्सटिट्यूट इनटू 100। मैग्नेटिक सब्सटिट्यूट कितना दिया था 2 × 10 टू द पावर माइनस 2 × 100। ये दूसरे क्या कर देंगे क्या बचा 2%। ठीक है तो ना है क्वेश्चन। तो परसेंटेज इंक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड का है ये आपका आंसर। ठीक है चलो समझना कैसे करना। ये सब आपको नहीं करना समझाने के लिए बोला। ये सब बात को आपको हेड में करनी है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये लिखना है नोटबुक में पूरे करने ये सब पूरा बनाना है नोटबुक में। एग्जाम की बातें कर रहा था। ठीक सारे क्वेश्चन कर लिया ओके। हाँ